Good morning. Let's start with the discussion. Question number 46. क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन सही है। 46 का आंसर है 3। जो साइक्लोस्टोम है जो कि सर्कुलर माउथ वाले हैं, साइक्लोस्टोम्स बिलोंग टू अग्नाथा। एव्स है सेकंड, एव्स टेट्रापोडा में आते हैं। तीसरा है ट्यूनिकेटा यानी कि यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स वही मैच ही है, ट्यूनिकेट्स के साथ यूरोकॉर्डेट्स का मैच है। डी पार्ट है बलानोग्लॉसस जो कि एक हेमीकॉर्डेट है जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, एकॉन वॉर्म या टंग वॉर्म कहते हैं। और ई पार्ट में आ रहा है ऑस्टिकथीज जो कि ट्रू फिशेस हैं, बोनी फिशेस हैं एंड दे बिलोंग टू दिस पाइसेस ग्रुप। तो 46 का आंसर क्या हो गया? 3। 47 क्वेश्चन कहता है अ रेडियली सिमेट्रिकल फ्री स्विमिंग बायोल्यूमिनेसेंट डिप्लोब्लास्टिक मरीन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बिलो गिवन इज। आंसर है सी वॉलनट। इतना एक्सप्लेनेशन दिया और बीच में शब्द दिख जाए बायोल्यूमिनेसेंट तो आपको पता है एक ही फाइलम है वो टीनोफोरा, तो सीधा आंसर वही ढूंढो। तो 47 का आंसर हो गया 3। अगर बायोल्यूमिनेसेंट नहीं होता तो मुझे और थोड़े से प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना पड़ता, लेकिन अगर ये शब्द दिख गया तो मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, फाइलम टीनोफोरा होगा। 48 द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक इज। आंसर है स्नेल। याद है फेशियोला हेपाटिका लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल? बस इतना ध्यान रखो अच्छे से, इसका प्राइमरी होस्ट था शीप या गोट। ये जाकर के उनके लिवर और बाइल डक्ट में ग्रो करता है, लिवर रॉट डिजीज़ कर देता है। और सेकेंडरी होस्ट था इसका स्नेल। तो प्राइमरी होस्ट शीप या गोट हैं कॉजिंग लिवर रॉट डिजीज़, और सेकेंडरी होस्ट है स्नेल। तो 48 का आंसर हो गया सेकेंड। 49 प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। 49 का आंसर है 2। टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग का लार्वा है उसके पास गिल्स हैं, तो ये बात प्रूव कर रहे हैं कि इट इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम अ फिश लाइक एंसेस्टर। फ्रॉग्स इवॉल्व्ड फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स, यानी कि फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। फ्रॉग के पास फ्यूचर में गिल्स नहीं होंगे। फिशेस वर एम्फीबियंस इन द पास्ट, ऐसा नहीं है, एम्फीबियन ग्रुप अलग है, फिशेस अलग हैं। तो आंसर हो गया 49 का सेकंड। टैडपोल लार्वा के पास गिल्स हैं क्योंकि हर किसी को अपने एंसेस्टर यानी कि इस केस में फिशेस को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। इसमें फिर से मैच करना है और करेक्ट मैच ढूंढना है। पहला ऑप्शन है सैलामेंड्रा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब ध्यान दोगे तो यही सही ऑप्शन है, एम्फीबियन को बिलोंग करता है, एम्फीबियन ग्रुप को। टिम्पैनम के नाम पर जो है सबसे एक्सटर्नल ईयर है वो टिम्पैनम से ही रिप्रेजेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स एक ट्रू मैमल है तो वो वीवी पैरस होगा। ऑरेलिया के अंदर भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, और एस्कैरिस बिलोंग करता है निमैटोडा को। तो बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं, आंसर 50 का 1 ही रहेगा। सैलामेंड्रा बिलोंग्स टू एम्फीबिया ग्रुप। 51 स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। आंसर है 3। सिलोम या बॉडी कैविटी का डेफिनेशन याद है, यही पढ़ते हो, इट इज़ द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल। और ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, जबकि हमने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सब पढ़ा रखा है कि कैसे मीजोडर्म स्प्लिट हुआ था, वो स्प्लैनक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म्स बने थे, तो वो सब पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सीधा याद रखना है, इस स्टेटमेंट का आंसर होगा बॉडी कैविटी या सिलो। 52 एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in maintenance of cell shape is called। आंसर है साइटोस्केलेटन। देखो अगर क्वेश्चन कह रहा है इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ धागेदार फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर,
तो आंसर साइटोस्केलेटन होगा, जिसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोटिब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमने पढ़े हैं। अगर क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली बिहेव्स एज अ साइटोस्केलेटन, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। ऑर्गेनेली पूछता तो ये न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से, याद आ रहा है, RER था जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो हमने कहा था आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज रन्स इन कॉन्टिन्यूटी विद द RER। इससे न्यूक्लियस को भी एक जगह पे सपोर्ट मिल गया था और सेल मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट मिला था। तो RER का भी काम है कि ओवरऑल वो सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि धागेदार प्रोटीन के बने हुए कौन से स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं, तो आंसर साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और अगर पूछेगा कि कौन सा ऑर्गेनेली दे रहा है, तो आंसर है RER। क्वेश्चन नंबर 53 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ABCD पार्ट मार्क करा है और इसका आंसर है सेकंड, जो करेक्ट मैच है। जो सेकंड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनर मेम्ब्रेन को, और इनर मेम्ब्रेन के ही इन फोल्डिंग्स को, जो ज़्यादातर फिंगर लाइक होते हैं, उन्हें क्रिस्टे कहते हैं। पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटर मेम्ब्रेन स्प्लिट करके कोई इनर मेम्ब्रेन नहीं बनाता, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में याद करो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शनिंग, स्पेसिफिसिटी अलग अलग होती है। जो इनर मेम्ब्रेन था वो इतना स्पेसिफिक था कि उसमें एक एंटीजेनिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट था जिसका नाम था कार्डियोलिपिन। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ एन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड कार्डियोलिपिन। तो फर्स्ट गलत है। थर्ड कहता है कि क्रिस्टे में सर्कुलर DNA प्रेजेंट है या राइबोसोम है। हमें याद है कि वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, एंड मैट्रिक्स इज़ द साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। जो ETC के सब एंजाइम्स थे वो प्रेजेंट थे इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस थे, जिसमें से कॉम्प्लेक्स 5 था ATP सिंथेटेज, जिसका काम था टू ट्रांसफ़र इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन करता था ADP का, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो 53 का सही मैच है सेकेंड। 54 सीधा NCERT का स्टेटमेंट, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमैटोफोर। ये तो किसी को ना भी याद हो, पिगमेंट आ गया और क्रोम आ गया मतलब कलर, तो आंसर वही होगा। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटोफोर्स। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। 55 का आंसर है 1। जब एक प्रॉपर डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, तो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर कवर होने का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर एक बात खास करके ध्यान देना, राइबोसोम जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ खासियत है, तभी तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को मिले हैं। तो राइबोसोम इज़ वन ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। मीजोसोम्स आपको याद हैं, फोल्डिंग्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और मीजोसोम के ही कुछ हिस्से में सारे रेस्पिरेशन के एंजाइम्स भी अटैच्ड होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन होना तो एक बेसिक पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, सेल मेम्ब्रेन के बिना हम उसे सेल कह ही नहीं सकते हैं। तो 55 का आंसर हो गया 1। 56 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, आंसर है 1 स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। वो सारा सामान जो सेल के अंदर है और जो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, उस सारे सामान को हम माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ कहते हैं। तो ट्यूबुलिन या माइक्रोट्यूब्यूल, तो सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर प्लेट
जो सेंट्रियोमियर के आसपास होती है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ये सब की सब चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। 57. Which of the following DNA has left-handed coiling? 57 का आंसर है 3, ZDNA। एक ही तो एक्सेप्शन पढ़ा है हमने, 4 हमने राइट हैंडेड डीएनए पढ़े थे। ADNA, B, A वाले में 11 बेस पेयर पर टर्न थे, B DNA में 10 बेस पेयर पर टर्न, C में 9 बेस पेयर पर टर्न, D में 8 बेस पेयर पर टर्न, और ये ABCD राइट हैंडेड थे। Z में 12 बेस पेयर पर टर्न थे और वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए था। एंड द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए इज BDNA। तो 57th का आंसर है 3। 58. इन pyrimidine रिंग नाइट्रोजन इज एट विच पोजीशन? आंसर है 1 और 3, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर था, उसके अंदर नाइट्रोजन था 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर, और pyrimidine सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था जिसमें नाइट्रोजन था फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना था वो था यूरिक एसिड। पायरिमिडीन्स का डिग्रेडेशन करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना था उसका नाम था बीटा एलानीन। सो 58 में pyrimidine का पूछा है तो आंसर हो गया 1। 59. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during, इसका आंसर है सेकेंड, प्रोफेज 1। याद करो, प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले था लेप्टोटीन, जिसे हमने बुके स्टेज कहा था। उस समय जो क्रोमैटिन था वो भी उलझा पड़ा था और अभी भी न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच था। सेकेंड स्टेज था जाइगोटीन, फिर थर्ड स्टेज था पैकेटीन, जिस समय क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर करते समय हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, एक इधर से था और एक इधर से था, तो कट लगे थे दोनों के अंदर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में कट लगाया गया था एंडोन्यूक्लियस से, और फिर इनको फ्लिप करके जोड़ा था। याद आया? ये जो वापस से कंबाइन करने वाला था ये एंजाइम रिकॉम्बिनेज था। तो जो पैकेटिंग स्टेज थी प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 के समय, उस समय ये रिकॉम्बिनेज यूज़ हुआ था, जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को जो कट लगा के निकले थे उनको उल्टा करके जोड़ देता है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। इसी को हमने कहा था, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डार्लिंगटन, जो इसने कहा था कट लगाना है और फिर रिकम्बाइन करना है। सो 59 का आंसर हो गया सेकेंड। 60. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? माइटोसिस पूछ रहा है, आंसर है सेकेंड। पहले ऑप्शन में क्रॉसिंग ओवर दिखा, छोड़ दो, माइटोसिस में होती ही नहीं है। थर्ड में भी क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, फिर छोड़ दो। अब आया सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में है कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट पोल्स, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन। इसने पोल पर पहले अरेंज कर दिया और सेंट्रोमियर को बाद में डिवाइड कर रहा है, तो फोर्थ भी गया। अब बचा सेकेंड ऑप्शन। पहले कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा, अरेंजमेंट होगा इक्वेटर पर, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, और स्पिंडल फाइबर की लेंथ ऐसे एडजस्ट की गई थी कि सब के सब क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ कॉन्ग्रेशन कहते हैं। उसके बाद
सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, फिर सेग्रीगेट होकर अपने अपने पोल्स तक पहुंच जाएंगे और एंड हो जाएगा टीलोफेज से। तो ध्यान देना, माइटोसिस है तो दो ऑप्शंस तो हमने ऐसे ही हटा दिए थे। अब है 61, सिलेक्ट द हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसका आंसर है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। याद करो, सिक्रेटिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन और एंटेरोगैस्ट्रॉन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन्स हमारे गट के हार्मोन्स थे। कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसमें कॉर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स से आता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। एल्डोस्टेरॉन भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से आता है लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। बाकी जो तीनों हार्मोन्स बचे वो हमारे गट के ही हार्मोन्स हैं। तो 61 का आंसर हो गया सेकंड। 62, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli, which do not collapse even after forceful expiration because of। आंसर है फर्स्ट। याद है, हम नॉर्मली जब एक्सेल करते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम एक्सेल करते हैं। टाइडल वॉल्यूम वो था जो हमने नॉर्मली इनहेल एक्सेल किया, यानी कि 0.5 लीटर ऑफ एयर। नॉर्मल एक्सलेशन के बाद हमारे लंग्स में दो वॉल्यूम स्टोर हुए थे, एक था ERV, दूसरा था RV। अब अगर हमने फोर्सफुल एक्सलेशन किया था तो हम फोर्सफुल एक्सलेशन से जो निकाल सकते थे वो था ERV, और कितनी भी कोशिश कर लें जो नहीं बाहर निकलेगा वो है RV, क्योंकि RV का काम ही है कि एल्वेलाई में रह करके उनके कोलैप्स को रोकना है, तो उसको निकलने का बाहर कोई स्कोप नहीं है। तो 62 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। 63, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सिंपल क्वेश्चन, आंसर है 3। ब्लड में मैट्रिक्स है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है, और उसके अलावा सेल्स हैं, कॉर्पसल्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, जो टोटल ब्लड का 45% हिस्सा बनाती हैं। और ये जो प्लाज्मा है इसके खुद के अंदर 90 से 92% पार्ट पानी है, और बाकी बचे हुए हिस्से में प्रोटीन्स थे, याद करो, जिसमें 3 मेन प्रोटीन्स थे। फिब्रिनोजेन जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोटीन है और बॉडी का 90% पानी खींच के रखता है प्लाज्मा में। तभी हमने कहा था अगर किसी इंसान में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसके बॉडी में पानी जगह जगह छूट जाएगा प्लाज्मा से। वाटर फ्लूइड्स विल गेट फिल्ड इन द टिश्यू स्पेसेस रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, जिसे कहते थे अडीमा। तो अडीमा हो जाएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से। और तीसरा मेजर प्रोटीन था ग्लोबुलिन, जिनका काम था इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह एक्ट करना, यानी कि जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते थे। तो 63 का आंसर है 3। 64, नीट का क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ PCT फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। आंसर है 4th, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। अब हमने पढ़ रखा है कि PCT मेन एरिया है सब चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन का, जिसमें से up to 70 to 80% water gets reabsorbed in PCT itself। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने PCT ही काट दिया। PCT काट दिया तो यूरिन तो बनेगा, लेकिन उस यूरिन में जो 70-80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था वो नहीं होगा। तो ऐसा यूरिन बहुत बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में बन के तैयार होगा। सो इसका आंसर है 64। अब कुछ लोग ऐसा क्लेम करेंगे कि मैम काउंटर करंट सिस्टम तो चलता रहेगा, वो कर देगा हाइपरटोनिसिटी यूरिन की। वो तब करता है जब PCT अपना रीएब्जॉर्प्शन कर चुका होता है। फिर अगर PCT है ही नहीं तो फिर उसका हाइपरटोनिसिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काम कर भी दे
तो भी यूरिन बहुत डाइल्यूट रहेगा। तो 64th का आंसर हो गया 4। 65, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉर्डल वर्टिब्रे। आंसर है 4। कॉर्डल वर्टिब्रे को टेल वर्टिब्रे भी कहते हैं। ह्यूमंस में वेस्टिजियल हैं, तभी सबके सब फ्यूज़ हो गई हैं, टेल इज़ एब्सेंट। और टोटल अर्ली लाइफ में, फीटल लाइफ में ये 4 वर्टिब्रा हैं, फ्यूज़ होने के बाद एक रह जाती है। और अगर किसी बच्चे के अंदर ये वर्टिब्रा ठीक से फ्यूजन ना शो करें तो ऐसे बच्चे की पैदा होने के बाद टेल बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम रिवर्स एवोल्यूशन या अटाविज्म कहते हैं। क्योंकि टेल बनना मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सम एंसेस्ट्रल करेक्टर। सो 65 का आंसर हो गया 4। सटाइटी सेंटर्स ऑफ ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन। आंसर है हाइपोथैलेमस। याद है, हंगर सेंटर और सटाइटी सेंटर दोनों हाइपोथैलेमस में थे कि हमें फीलिंग ऑफ हंगर है, भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ी भूख लग रही है, इस बात का आइडिया हमें हाइपोथैलेमस देता है। और हमारा पेट भर गया, सटाइटी हो गई, तसल्ली हो गई, भूख ख़त्म हो गई, इस बात का पता भी हमें वो फीलिंग हाइपोथैलेमस ही देता है। तो 66 का आंसर सेकंड। 67, इन मैमेलियन आई द फोविया इज़ द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर। आंसर है 1, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट हैज़ नो रॉड्स। फोविया सेंट्रालिस याद है, कॉर्निया के सेंटर से पीछे की तरफ देखें, पोस्टीरियर साइड, तो रेटिना में एक हिस्सा ऐसा था जो थिनेस्ट था। उस थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना को हमने येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया कहा था। येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया सबसे पतला एरिया रेटिना का इसलिए रह गया था क्योंकि वहाँ पर रॉड्स थे ही नहीं, सिर्फ कोन्स थे। लेकिन हमने कहा था इस मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर जो फोविया सेंट्रालिस है, जिसमें अब सिर्फ कोन्स हैं, मोर आर द नंबर ऑफ कोन्स बेटर इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। तो सबसे बढ़िया रिजॉल्व इमेज वहीं बनी थी, फोविया सेंट्रालिस या येलो स्पॉट के ऊपर। तो 67 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो रॉड होते, कोन होते, तो रॉड होने की वजह से थिकनेस बढ़ती और जैसी हर जगह इमेज बन रही थी वैसे ही बनती। रॉड के गायब होने से कोन्स का नंबर बढ़ गया लेकिन थिकनेस नहीं बढ़ पाई रेटिना की। लेकिन कोन्स का नंबर बढ़ जाने से उसका रेजोल्यूशन बढ़िया हो गया। सो 67 का आंसर हो गया फर्स्ट। 68, इन प्लैटीहेलमिन्थिस digestive system is incomplete because it has only one opening that serves as inlet as well as outlet. आंसर है 68 का 3। याद आ रहा होगा सबको, हमने इसमें लिखा हुआ है फेशियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूक और प्लानेरिया या दुगेशिया दोनों प्लैटीहेलमिन्थिस के एग्जाम्पल हैं और दोनों में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। जो तीसरा क्लास था सिस्टोडा, जिसमें टेपवॉर्म आता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो 68 का आंसर हो गया 3। 69, फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ गया है। 69 का आंसर है फर्स्ट। ए पार्ट जो है वो टीनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और टीनिया के अंदर यानी कि प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड वाला बी पार्ट प्लूरोब्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लूरोब्रेकिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लैटीहेलमिन्थिस से पहले आएगा। सी पार्ट जो है वो मेल एस्कैरिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब जो फाइलम आ गया वो नीमैटोडा है। और डी पार्ट है फीमेल एस्कैरिस, वही सेम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ ही नहीं है, अगर होता तो वो आंसर पॉलीफेरा होता। तो 69 का आंसर फर्स्ट। 70, विच इज़ नॉट अ होम्योथर्म।
आंसर है टेस्ट्यूडो यानी कि टॉर्टोइज यानी कि रेप्टाइल। रेप्टाइल्स तक पोइकिलोथर्मिक थे, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। एप्टिनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन बर्ड है। डेल्फिनस डॉल्फिन, नियोफ्रॉन वल्चर, ये सब या तो एव्स को या मैमल्स को बिलोंग कर रहे हैं, और सिर्फ एव्स और मैमल्स ही ऐसे ग्रुप हैं जो होमियोथर्म्स हैं। तो आंसर हो गया सेकंड। 71 फिगर रिकॉग्नाइज करनी है। ये फिगर कतला की है और कतला एक फ्रेश वाटर बोनी फिश है। तो 71 का आंसर हो गया 3, फ्रेश वाटर ऑस्ट्रिकथीज। और याद करो एनसीईआरटी में इस कतला के अलावा फ्रेश वाटर बोनी फिशेस में एक लेबियो का एग्जाम्पल दिया यानी कि रोहू का, और दूसरा क्लेरियास यानी कि मगुर का एग्जाम्पल दिया है। तो 71 का आंसर है 3। 72 विच इज़ ट्रू और फॉल्स। 72 का आंसर है 2। ए, बी और ई ट्रू हैं, सी और डी गलत हैं। टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो शॉक दे सकता है। क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट होती है लेकिन स्केल्स नहीं होते, गलत है। बर्ड्स पोइकिलोथर्म नहीं है, होमियोथर्म है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, देयर इज मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स विच नरिश द यंग वंस। तो 72 का आंसर क्या हो गया? सेकंड। 73 which of the following statements is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? इसका आंसर है थर्ड। It is absent throughout life in Macropus from the very beginning. Macropus बिलोंग करता है वर्टिब्रेटा को, और वर्टिब्रेटा को बिलोंग कर रहा है तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके लाइफ में कभी नोटोकॉर्ड दिखाई ना दे। सीधी बात है कि अगर वो कॉर्डेटा को ही बिलोंग कर रहा है तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है उनको फिर हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेटा आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हम भी आते हैं, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा थे, 12 थोरासिक थे, 5 लंबर थे, 5 सेक्रल थे जो फ्यूज़ होकर एक रह गया था, और 4 कॉकीजियल थे जो फ्यूज़ होकर फिर से एक रह गया था। सो 73 का आंसर है 3। 74 सेल मेम्ब्रेन पोजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली। आरबीसी के अंदर कितना होता है? आंसर इज 3, 40% लिपिड्स एंड 52% प्रोटीन। याद करो वन ऑफ द अर्लीस्ट मेम्ब्रेन टू बी स्टडीड वॉज आरबीसी मेम्ब्रेन, और ये तभी पॉसिबल हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था 1950s में, और तब पता चला था कि आरबीसी में 40% तो लिपिड्स हैं और 52% प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट तब समझ नहीं आया था जो बाद में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में दिया गया था, जो कि तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर ऑर्डर वाइज रखें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, उससे थोड़े कम लिपिड्स हैं और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो 74th का आंसर 3। 75th राइबोसोम्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन। 75th का आंसर है 3, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। याद आ रहा है प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S होता है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 70S होता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी 70S होता है। और ये हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ही जिनको प्लांट सेल में रॉबिन्सन ने डिस्कवर किया था और एनिमल सेल में पैलेड ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। या इनका एक और नाम हमने पढ़ा था, इनको RNP कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो protein particles made up of
rRNA राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब 76। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? आंसर है 1, लाइजोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन्ड वेसिकल्स। जहाँ ये लाइन पढ़ ली, आगे हम पढ़ें क्यों, हमें पता है कि लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और वो बड ऑफ होते हैं विद हेल्प ऑफ ER एंड गोल्जी। तो आंसर 1 ही होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 77 वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। आंसर है 4th एंथोसाइनिन। क्लियर कट हमने पढ़ रखा है, ज़्यादातर पेटल्स ऑफ फ्लावर को कलर देता है क्रोमोप्लास्ट, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में जो कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं वो लिपिड बेस्ड पिगमेंट्स हैं। क्रोमोप्लास्ट होता ही मेनली लिपिड सिंथेसिस के लिए, उसमें सारे एक्टिविटी लिपिड बेस्ड होते हैं। कुछ पेटल्स जैसे कि रोज़ और डहेलिया का रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से, और ये पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में नहीं है, सैप वैक्यूल में होता है। तो ध्यान देना, सम लाइक रोज़ एंड डहेलिया हैव देयर कलर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट्स found in sap vacuole. Majorly, the color of petals is due to chromoplast. So, 77th का आंसर है 4. 78 which is unique to mitosis and does not occur in meiosis. Unique to mitosis. आंसर है 3. homologous chromosome behave independently. अब बताओ, माइटोसिस जब पढ़ा तो हमने कभी होमोलोगस का नाम भी लिया था? हमें पता भी नहीं था तब तक क्या होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को माइटोसिस में कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब मियोसिस आया तो हमें पता चला कि हमें होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग करना है, साइनैप्सिस शो करना है बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस बात का रेलिवेंस आया ही मियोसिस में। तो माइटोसिस में वो सेपरेट आइडेंटिटी लेकर घूमते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ पेयर करेगा। 79 सिंसीशियम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इफ। आंसर है 3rd कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। याद आ रहा है, NCERT का स्टेटमेंट है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसको चाहे प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, फर्दर साइटोकाइनेसिस दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया। उसके बाद एक और कैरियोकाइनेसिस कर लिया, अभी भी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। तो अब इस एक सेल में 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए हैं। तो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसीशियम कहते हैं एज पर NCERT, वेयर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। 80 अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। सबसे पहले जाइगोटीन में साइनैप्सिस होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फिर क्रॉसिंग ओवर होगी पैकेटीन में, फिर डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होगा और साथ साथ डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे C और D वाले इवेंट्स तो दोनों ही डायाकाइनेसिस में हो रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंस देखो, पहले कियास्मेटा गायब होगा, फिर न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगा, न्यूक्लियोलस ER गोल्जी गायब होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रायोरिटी होगी B, A, C, D, जबकि C, D दोनों ही डायाकाइनेसिस में हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखोगे फिर। और डायाकाइनेसिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज 1 एंड द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज 1। तो 80 का आंसर हो गया फर्स्ट। 81 करेक्ट सीक्वेंस बताना है सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट का। 81 का आंसर है 4th। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च के ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है, यानी कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और उससे बनता है माल्टोज।
आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था, वो भी अल्फा टाइप ऑफ अमाइलेज था, और यहाँ इंटेस्टाइन में जो काम कर रहा है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वो भी अल्फा टाइप ऑफ अमाइलेज है। फर्स्ट वाला कहता है कि पेप्सिन इंटेस्टाइन में है, जबकि पेप्सिन स्टमक में है। सेकेंड वाला कहता है कि स्टमक में लाइपेज है, स्टमक में लाइपेज नहीं है जो एक्ट करके मिसल्स बना सके। हालांकि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज का नाम हम लिखते हैं, लेकिन याद है साथ में हम लिखते हैं इट हैज़ वेरी लो एक्टिविटी। तो अगर एक्टिविटी है भी तो वो ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा, मिसल्स नहीं बनाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, इन केस ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि गैस्ट्रिक लाइपेज शोज़ गुड एक्टिविटी इन इन्फेंट्स, तो ये बात सही है। इन्फेंट में कोलेस्ट्रम को डाइजेस्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रम का फैट डाइजेस्ट करने के लिए वो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से कर पाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि स्टमक में है वो एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है इन केस ऑफ इन्फेंट्स। हमारे अंदर भी करता है, लेकिन इतना वीक कि हम उसकी एक्टिविटी को कंसिडर ही नहीं करते। हम तो मेनली पेनक्रियाटिक लाइपेज पे रिलाई करते हैं, लेकिन इन्फेंट में काफ़ी काम गैस्ट्रिक लाइपेज भी करता है। 82. If for some reason our goblet cells are non-functional, they will adversely affect. आंसर है 3. स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। अगर गॉबलेट सेल्स नहीं होंगे तो म्यूकस नहीं होगा, और म्यूकस नहीं होगा तो स्वैलोइंग से लेकर आगे पूरा पेरिस्टाल्सिस करना मुश्किल हो जाएगा, खाने को आगे बढ़ाना डिफ़िकल्ट होगा। सो आंसर रहेगा 3. 83. Volume of air which remains in conducting airways and is not available for gas exchange is anatomic dead space. आंसर है 2. याद आ रहा है? Tidal volume is the volume of air which we inhale and exhale with each normal breath. ये वाला वॉल्यूम था 500 ml। इसमें से हमने कहा था सिर्फ 350 ml एयर है जो जाता है हमारे एल्वेलाई तक, एल्वेलाई में जाकर के एक्सचेंज करता है और फिर वापस आता है, और बाकी का 150 ml एयर हमारे रेस्पायरेटरी पैसेज में फंसा रहता है, एल्वेलाई में कभी नहीं पहुंचता। और जो एल्वेलाई में पहुंचा ही नहीं वो कभी एक्सचेंज तो कर नहीं पाएगा, लेकिन उसका अपना इम्पोर्टेंस था। जब वो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल में फंसा 150 ml, तभी उनके कोलैप्स को बचा पाया। अगर वो हवा ना होता तो बाकी का रेस्पायरेटरी पैसेज कोलैप्स हो जाता। तो ये अनाटमिक डेड स्पेस है, या इसको हम कहते हैं कि अनाटमिकल डेड एयर है, ये एक्सचेंज में काम नहीं आएगी। और जो 350 ml एल्वेलाई में पहुंचा वो एल्वेओलर एयर है जो एक्सचेंज में काम आएगी। तो 83 का आंसर है 2. 84. Approximately 70% carbon dioxide absorbed by blood will be transported to the lungs as bicarbonate ion. ये तो टिप्स पे याद हो गया होगा। 7% CO2 in dissolved form, 23% as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी कि HbCO2, और 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जिसको हमने RBC से बाहर प्लाज्मा में भेजा था बाय पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। याद आ रहा है ना? और ऑक्सीजन के केस में 3% डिज़ोल्व हुआ था प्लाज्मा में, और बाकी का 97% हीमोग्लोबिन के साथ गया था। इसी बेसिस पर तो हमने कहा था कि ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी इन ब्लड CO2 की है, 7% CO2 वर्सेस 3% O2, लेकिन ज़्यादा अच्छी एफिनिटी विद HbO2 की है, 97% O2 वर्सेस 23% CO2। तो 84th का आंसर हो गया 2nd. 85. हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, आंसर है 2nd, हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ एडल्ट। हमारे हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन थे, जबकि फीटस के केस में
2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा चेन्स थी, इस वजह से इसकी 30% एफिनिटी इंक्रीज हो गई थी। तभी हमने कहा था अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बना के दिया इस तरह से, तो जो कर्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है वो वाला कर्व फीटल हीमोग्लोबिन शो करेगा, और जो राइट साइड में है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन शो करेगा, क्योंकि बर्थ के टाइम पर गामा विल बी रिप्लेस्ड बाय बीटा और इसकी 30% एफिनिटी फिर कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन राइट हैंड शिफ्ट। 86th, reduction in pH of blood will decrease the affinity of hemoglobin with oxygen। आंसर है थर्ड। ये और कुछ नहीं, राइट हैंड शिफ्ट की कंडीशंस पूछ रहा है। राइट हैंड शिफ्ट में हमने कहा था कि टिश्यू में PCO2 लेवल इंक्रीजेस और PO2 लेवल डिक्रीजेस। PCO2 लेवल्स बढ़े थे तो CO2 प्लस वाटर से H2CO3 बना था, और इसके टूटने से H प्लस प्लस HCO3 माइनस बना था। तो H प्लस इंक्रीज, pH डिक्रीज, और इन सब चीज़ों से ही राइट हैंड शिफ्ट हुआ था, यानी कि HbO2 डिसोसिएशन। तो बस अब क्वेश्चन कहे रिडक्शन इन pH हो रहा है तो भी यही होगा, अगर कहता रिडक्शन इन PCO2 लेवल्स, सॉरी इंक्रीज इन PCO2 लेवल्स या रिडक्शन इन PO2 लेवल्स या डिक्रीज इन pH, तो सबका आंसर सेम रहेगा, HbO2 डिसोसिएशन होगा, एफिनिटी कम हो जाएगी। 87th, which statement in regard to excretion by human kidneys is correct? आंसर है सेकेंड। Nearly 99% of the filtrate is reabsorbed by renal tubules। सिर्फ 1% पार्ट ही यूरिन बनाता है, बाकी का 99% रीएब्जॉर्प्शन शो करेगा। फर्स्ट कहता है कि DCT HCO3 माइनस रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। और थर्ड और फोर्थ उल्टा दिया है, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर मेनली। 88th, सिंपल सा एक चार्ट कंप्लीट करना है। 88th का आंसर है 3। हमारे स्केलेटल सिस्टम में एक एक्सियल स्केलेटन है जिसमें 80 बोन्स हैं, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसमें 126 बोन्स हैं। एक्सियल के अंदर स्कल आता है, रिब्स आती हैं, स्टर्नम, ईयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम और हायोड बोन आता है। फिल करते जाओगे। अपेंडिकुलर में लिम्स आते हैं और गर्डल्स आता है। तो 88th का आंसर 3। 89, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर है इसका 3। C और D इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है। कवर्ड विथ स्किन फ्रॉम आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड, उल्टा हो गया। ईयर ऑसिकल कॉज एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पहले टिम्पैनम 2.2 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन करता है और फिर ईयर ऑसिकल्स 10 टाइम्स एम्प्लीफिकेशन करती हैं, दैट इज़ मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो C और D गलत है, बाकी सब सही है। लास्ट 90, करेक्ट सेट देखना है। आंसर है 1। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है ADH या वेसोप्रेसिन, और उसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी हुई थी वो डायबिटीज़ इंसिपिडस था, जिसमें हमने कहा था ADH के बिना रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा DCT और कलेक्टिंग डक्ट में, तो वाटर लॉस इन यूरिन बढ़ जाएगा, तो इंसान को पॉलीयूरिया हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन। और अगर यूरिन ज़्यादा बनेगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। मिक्सेडीमा गर्ल्स डिजीज़ है रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड,
नॉट टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन बनता है, लेकिन एक्रोमेगाली इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन एंड नॉट टू थायराइड ग्लैंड। तो 90 का आंसर हो गया फर्स्ट। थैंक यू।